पाकिस्तान की जमहूरी सियासत का खमीर दरअसल उस डेरेदार मुआशरत से उठा है जिसमें किसी गांव, गोट या किली का चौधरी, वडेरा, खान या मलिक अपने जेरे साया अफराद पर मुकम्मल तसल्लुत रखता है। लोगों की ज़रूरियात उससे वाबस्ता होती हैं और उनके मसाइल के हल का हर रास्ता उसकी दहलीज पर जा निकलता है। चंद सौ अफराद के छोटे से गांव से लेकर चंद हजार अफराद के गांव नुमा कस्बे तक लोगों की मुआशरत में एक शख्स मरकज़ो महवर जरूर होता है जो उनके जायज़ो नाजायज मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करवाता है। उमूमी तौर पर ऐसे लोग अपने कबीले, कौम या बरादरी की कसरत की वजह से चौधराहट के मनसब पर कई नस्लों से फायज चले आ रहे होते हैं। हर हुक्मरान को इनकी ज़रूरत रहती है। बादशाहों के ज़माने में ये अपने कबीले या बरादरी के अफराद को उनकी फतूहात के लिए नफरी मुहैया करते और 5,000 और 10,000 के मनसब पर सरफराज होते थे। अंग्रेज नौ आबादियाती अफवाज के लिए भी इन्होंने जान देने वाले सिपाही फराहम किए। ईस्ट इंडिया कंपनी के इक्तदार को बरे सगीर में मुस्तहकम किया और जब अंग्रेज राज यहाँ कायम हो गया तो अंग्रेज ने इन्हें 5,000 जैसे कदीम मनसब की जगह अब नए निज़ाम कानून का एक अहम कुल पुर्जा बना दिया गया। कोई नंबरदार हो गया तो कोई रेजिडेंट मैजिस्ट्रेट। खान और नवाब के मुराद याफ्ता मनसब भी इनके लिए तख्लीक किए गए। इन्हें सिविल सर्विस और फौज में अंग्रेजों के शाना बशाना अफसरियां दी गईं। यही वजह है कि अंग्रेज से वफादारी का जो खमीर 1857 की जंग आज़ादी में अफरादी कुव्वत की फराहमी से बोया गया था, उसका तसलसल पहली और दूसरी जंग अजीम में फौजी भर्ती के दौरान भी उसी जोरों शोर से फलता फूलता रहा। कई सदियों तक हुक्मरानों को लड़ने के लिए अफरादी कुव्वत फराहम करने वाले ये वडेरे, खान, मलिक और चौधरी मौजूदा जमहूरी सियासत के अहम तरीन घंटा घर हैं जो अपने जेरे साया और जेरे तसल्लुत वोटरों की मखसूस तादाद रखते हैं। ये लोग उन वोटरों का जब और जिस वक्त चाहें सौदा कर देते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे उनके आबाओ अजदाद भर्ती के लिए फौजी फराहम करते थे। यही वजह है कि पाकिस्तानी सियासत के ये मुल्क बादे नुमा जिस समत हवा का रुख देखते हैं उधर मुड़ने लगते हैं और उनके साथ ही वो हजारों लोग भी मुड़ जाते हैं जिनके जायज़ो नाजायज मफादात इनसे वाबस्ता होते हैं। जमहूरी सियासत ने इस कारोबार में हैरान कुन इजाफा किया है। वोट की कीमत और अहमियत ने ऐसे लोगों की तादाद में बेपनाह इजाफा कर दिया है जो अपने पल्लू में चंद वोटर्स लिए घूमते हैं। अब हर गांव या कस्बे में एक से ज्यादा ऐसे मकामी लीडर पैदा हो चुके हैं जिनके पास चंद दर्जन, चंद सौ या चंद हजार वोट होते हैं जिनका वो इलेक्शनों के नजदीक इंतहाई होशियारी से सौदा करते हैं। जमहूरियत ने हर इलाके में ये सहूलत फराहम कर दी है कि आप हस्बे तौफीक किसी भी पार्टी से वाबस्ता हो जाएं और अगर वहां आपकी दाल ना गले तो आप अपनी भेड़ों को लेकर किसी दूसरी समत चले जाएं। पार्टियों की एक बहुत बड़ी वैरायटी मुयस्सर है। हमारे मुआशरे की ये गिरोहबंदियां और डेरेदारियां एक ऐसा मिजाज रखती हैं जिसमें जायज़ो नाजायज, सच झूठ और हक व नाहक के दरमियान कोई तमीज नहीं होती। अपने डेरे का चोर, कातिल, डाकू, बददियानत या मुनशियात फरोश बहुत अहम होता है और इसीलिए उसके हर फेल में उसका साथ देना और उसका दिफा करना जरूरी होता है। चौधरी, वडेरे, खान और मलिक की अहमियत ही इसलिए है कि वो कातिल के मुकदमे की थाने से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पैरवी में मददगार होता है, मफरूर को पनाह देता है, बददियानत सरकारी एहलकार की पोस्टिंग के लिए सिफारिश करता है, मुजरिम, मुनशियात फरोश का थानेदार और दीगर एहलकारों से राबता करवाता है और माहाना तय करवाता है, नालायक और नाअहल नौजवान को नौकरी पर लगवाता है और ऐसे बेशुमार काम करवाता है जो सिर्फ और सिर्फ ऐसी धड़ेबंदी वाली सियासत में ही मुमकिन हो सकते हैं। धड़ेबंदी और गिरोहबंदी का यही मिजाज है जो हमें सच बोलने से रोकता है और हक का बरमला इजहार नहीं होने देता। अपनी कौम, कबीले, गिरोह, बिरादरी और सियासी पार्टी के फर्द के झूठ, बददियानती और जुल्म का दिफा और मुखालिफ का सच और दयानत का इनकार इसी धड़ेबंदी और गिरोहबंदी की मुआशरत की असल है। इस धड़ेबंदी और गिरोहबंदी को मजीद मजबूत पाकिस्तान के एंग्लो सैक्सन एडवर्सियल कानून ने किया है। ये कानून दो गिरोहों या पार्टियों के दरमियान तनाज़े का फैसला करता है। इसकी कानूनी तारीफ ये है कि ये एक ऐसी कानूनी कार्रवाई है जिसमें मुखालिफ पार्टियों की जिम्मेदारी है कि वो तहकीक व तफ्तीश के जरिए सबूत मुहैया करें। इस तर्ज़े कानून में रियासत या हुकूमत एक गिरोह या पार्टी होती है और मुल्जिमान दूसरी पार्टी। डेरेदार, चौधरी, वडेरे, खान या मलिक का ये काम है कि वो अपने जेरे तसल्लुत गिरोह के मुल्जिम का हर जायज़ो नाजायज में साथ दे। यही वो रवैया है जो आज पाकिस्तानी सियासत में चार सू नजर आता है।
کیونکہ پاکستانی سیاست بھی ہماری معاشرت کی ہی آئینہ دار ہے۔ ایک اچھا ڈیرا چودھری یا وڈیرے دار مقدمے کے آغاز میں ہی آنے والے دنوں کی پہلے سے ہی پیش بندی کرنے لگتا ہے۔ اس پیش بندی میں بنیادی کام یہ ہوتا ہے کہ جرم کی تفتیش یا تحقیق کے دوران ہی کسی طرح سفارش یا دھون سے اپنی مرضی کا تفتیشی مقرر کروا لیا جائے، تاکہ اگر کل عدالت کے سامنے مقدمہ پیش ہو تو سرکار کا کیس اس قدر کمزور ہو جائے کہ عدالت مجرم کو بری کرنے پر مجبور ہو جائے، کیونکہ پاکستان کے عدالتی نظام میں فیصلہ انہی شواہد کی بنیاد پر ہوتا ہے جو صفحہ مثل پر موجود ہوتے ہیں۔ اس لیے عدالت مجبور ہوتی ہے۔ عدالت اگر بذات خود جانتی بھی ہو کہ اس شخص نے کہاں اور کب جرم کیا ہے تو وہ اپنے اس ثبوت کو فیصلے میں شامل نہیں کر سکتی۔ اسلام کا قانون اس اینگلو سیکسن قانون سے بالکل مختلف ہے اور یہ موجودہ دور کے فرانسیسی قانون عدل سے کسی حد تک مشابہ ہے، جو انکویسٹوریل یعنی تحقیقی، احتسابی اور تفتیشی ہے۔ فرانسیسی قانون میں یہ عدالت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ہر طریقہ استعمال کر کے سچ تک پہنچے، لیکن پاکستان کے دھڑے بندی والے نظام انصاف میں جج سے زیادہ تفتیشی کو اہمیت حاصل ہے۔ اگر کوئی معاملہ یا کیس تفتیش کے مقام پر ہی خراب کر دیا جائے، ثبوت ضائع کر دیے جائیں، کیس میں جان ختم کر دی جائے، تو پھر سپریم کورٹ بھی درست فیصلہ نہیں کر پاتی۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں تفتیش کے وقت ہی اعتراض اٹھائے جاتے ہیں۔ کوشش کی جاتی ہے کہ اپنی مرضی کا بے ایمان تفتیشی مقرر کروایا جائے، اسی لیے ایماندار تفتیشی کی ایمانداری کو مشکوک کیا جاتا ہے۔ سرے محل کی تفتیش کا حسن وسیم افضل ہو، پینما کا واجد ضیاء ہو یا اب براڈ شیٹ کا جسٹس عظمت سعید، ان سب پر پہلے دن سے اعتراض کیا گیا ہے۔ تفتیش کرنے والے کو مقرر کرنا حکومت کا بحیثیت پارٹی مکمل اختیار ہے، کیونکہ حکومت نے عدالت میں واضح ثبوت پیش کرنا ہوتے ہیں۔ تفتیشی کوئی عدالت تو ہوتے نہیں، یہ تو شواہد اکٹھے کرنے والے ہوتے ہیں۔ آپ اگر سچے ہیں تو اپنے ثبوت عدالت لے کر جائیں اور تفتیشی کو جھوٹا ثابت کر دیں، لیکن مجرم تو آغاز میں ہی سچ کو چھپانا چاہتا ہے، اس لیے تفتیشی پر اعتراض کرتا ہے۔ پاکستانی معاشرت اور سیاست کا یہی المیہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جرم کی تفتیش کرنے والا ان کا اپنا ہو، تاکہ کل کو عدالت میں عدم ثبوت کی بنا پر فتح یقینی ہو جائے۔